अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। आज का हमारा प्रोग्राम है कि इज़राइल और ईरान के दरमियान जो जंग छिड़ गई है उसका आगे नतीजा क्या होगा। ख़बर मुझ तक ये आई है कि बहुत जल्द ट्रंप एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर साइन कर रहे हैं जिसके मुताबिक अमेरिका भी इज़राइल के साथ ईरान पर अटैक करेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी की बात दुरुस्त साबित होगी कि ये हम एक तीसरी आलमी जंग की जानिब देख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या सूरत निकलेगी, हम इस पे बात करेंगे। दूसरी चीज़ जो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या ट्रंप कांग्रेस की इजाज़त के बगैर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर साइन करके जंग इनिशिएट कर सकते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। और तीसरी अहम बात, आजकल अचानक रज़ा शाह पहलवी दोयम बहुत ज़्यादा ख़बरों में बन गए हैं। उनका कल एक इंटरव्यू बीबीसी से भी रिलीज़ हुआ। ख़वातीन व हज़रात, ईरान पर इज़राइल का हमला यूएस की ईमा पर हुआ था। हालांकि ट्रंप ने कहा कि उनकी ईमा इसमें नहीं है, उनको इसका इल्म नहीं था, लेकिन ये बात मानना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कुछ अरसे पहले उन्होंने धमकी भी दी थी ईरान को कि अगर वो नेगोशिएशन टेबल पर नहीं आते तो वो ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे। एक ट्वीट जो आज ट्यूसडे को हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, आज 3:45 बजे उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से रिलीज़ हुई, उनके अपने अकाउंट से, रियल डोनाल्ड ट्रंप, और वो वेरीफाइड अकाउंट है। उसकी तस्वीर मेरे एडिटर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे। इसके तहत उन्होंने ये कहा कि हम चाहते थे कि ईरान नेगोशिएशन टेबल पर आए, उन्होंने ऐसा नहीं किया और मुझे इसका बड़ा रंज है जिसकी वजह से बहुत सारी जानों का नुकसान हुआ है। और फिर कैप्स में उन्होंने लिखा कि ईरान के नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, और जो लोग भी तेहरान में हैं वो तेहरान छोड़कर चले जाएं। इसका वाज़ेह मतलब है कि तेहरान के ऊपर शदीद बमबारी, और ये ख़बर कि शायद ट्रंप भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स साइन कर दें, और हो सकता है जब तक मेरा प्रोग्राम ऑन एयर जाए तो ऐसा हो चुका हो, तो ये दुरुस्त भी हो सकती है। चंद दिन कबल ईरान को धमकी दी थी ट्रंप ने कि अगर वो नेगोशिएशन टेबल पर नहीं आते तो वो ईरान के जो न्यूक्लियर है ईरान को तबाह कर देंगे। ये सवाल तो मैंने नहीं सुना कि कभी किसी ने किया हो कि इजराइल के पास लगभग गिव और टेक 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं जो इनके हमसायों के लिए एक लेटेंट थ्रेट हैं। इजराइल के हाथों में न्यूक्लियर वॉरहेड इसलिए और ज़्यादा ख़तरा बन चुका है जब से नेतान्याहू ने बयान में अपने कहा कि हज़रत सुलेमान के ज़माने में जो इलाका उनकी सल्तनत का हिस्सा था वो इज़राइल को वो हिस्से वापस दिला के एक ग्रेटर इज़राइल की शक्ल देंगे। जाहिर है ये तो जंग से ही मुमकिन है। इस हिस्से में सीरिया आता है, लेबनान आता है, इराक़ आता है, जॉर्डन आता है, आधा सऊदी अरेबिया और सिनाई का इलाका आता है। जंग छिड़ते ही इज़राइल की कुमुक के लिए उनके एलाइज यूके ने भी अपनी मिलिट्री जो एसेट्स थे उनको इज़राइल के लिए डिप्लॉय कर दिए हैं। जंग के मज़ीद फैलेगी और मुख्तलिफ ममालिक को मजबूरन कोई ना कोई कैंप करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए ख़वातीन व हज़रात, अगर जंग जो है उसका फैलाव बहुत ज़्यादा आ जाता है, रीजनल या ग्लोबल आता है, तो ये इनएविटेबल है कि तमाम ममालिक को एक ना एक साइड लेनी पड़ेगी। मगर एक बात और कि इस पीर की सुबह को ईरान की फ़ौज के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से आया कि 3:47 AM पे ये आई थी ट्वीट, लिखा कि टुनाइट द वर्ल्ड विल विटनेस द एंड ऑफ इज़राइल्स एरोगेंस। अब कल रात जब ये ट्वीट आई तो बहुत सारे ड्रोन्स उन्होंने फेंके, लेकिन कोई भी ड्रोन ने ख़ास इज़राइल को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसकी तस्वीर भी मेरे एडिटर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा ईरान की हुकूमत ने यह एलानिया कहा कि जो भी इज़राइल की मदद करेगा वो ईरान से दुश्मनी ले रहा है और वो उनके ख़िलाफ़ हर कदम उठा सकते हैं, उनसे भी वो उनकी जंग होगी। अब मज़ेदार बात यह है कि जैसे ही जंग छिड़ी ईरान ने 73 लोग यानी IRGC ने 73 लोग अरेस्ट करे और जो सब इंडियन नेशनैलिटी के निकले। तो बाय इन्फेरेंस क्या हम ये समझें कि एक तरह से
انڈیا کے خلاف بھی اعلان جنگ ہے ایران کا۔ ایران میں اس حملے کے بعد بی بی سی نے ایران کے ایگزائلڈ بادشاہ رضا شاہ دوم کا انٹرویو کیا۔ رضا شاہ پہلوی کا کہنا تھا ایرانی لوگ اب جو ہیں وہ بہت موٹیویٹڈ ہیں اور یہ اسلامی حکومت کو ہٹانے کے لیے بہترین موقع ہے۔ یہ بھی جدھر سے ٹویٹ ہوئی اس کی شبیہ ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اصل مسئلہ اسرائیل اور امریکہ کا ایران کے پاس نیوکلیئر ہیڈز ہونے کا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایران کی اسلامی حکومت کے ہاتھ میں اگر نیوکلیئر ہیڈز آتے ہیں، چونکہ ان کا ایک بہت سٹرونگ اور ایکسٹریمسٹ آپ کہیں اس کو کہ مائنڈ سیٹ ہے، وہ اس آئیڈیالوجی سے خوف زدہ ہیں کہ اس آئیڈیالوجی کو لے کر اگر ان کے ہاتھ میں یہ اسلحہ آیا تو وہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس وقت پہلوی خاندان کی حکومت ہوتی تو کیا تب بھی ان کو یہ پرابلم ہوتا؟ میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا مسئلہ ہوتا۔ کیا یہ حملہ ایران کے اوپر نیگوسیشن ٹیبل پہ نہ آنے کی وجہ کے ساتھ ساتھ شہنشاہ رضا پہلوی دوئم کے جو بیانات اس وقت آئے ہیں وہ ٹائمنگ کوئنسیڈنٹل نہیں ہے؟ کیا امریکہ اور اسرائیل اس وقت خمینی کو ختم کر کے، ظاہر ہے یہ مکمل طور پہ جنگ سے، آل آؤٹ جنگ سے ایران کو تباہ کر کے ممکن ہے؟ اس کے بعد کیا رضا شاہ پہلوی کو واپس لائے گا؟ میرے خیال میں اگر ٹرمپ پریزیڈنشل آرڈر سائن کرتے ہیں تو ایسا ہی ارادہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ کیا اس کی اگلی باری پاکستان کی آئے گی؟ میرے تجزیے کے مطابق ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کبھی بھی ایک سخت اسلامی ملک نہیں رہا ہے۔ اس لیے جو تحفظات اسرائیل اور امریکہ کو ایران کے ساتھ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں۔ لیکن ہم اس بات کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ کل اگر جنگ بدترین رخ اختیار کرتی ہے تو یو ایس اے پاکستان سے اس کے کیمپ کو جوائن کرنے کی فرمائش نہ کرے، جبکہ پاکستان آلریڈی یہ کہہ چکا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ سپورٹ ہے، اور آلریڈی ممالک اپنا جو ایلیجینس ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ افغانستان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ان کی حکومت کا جو بیان ٹویٹ آیا اس میں یہ واضح لکھا تھا کہ اگر امریکہ جنگ کو جوائن کرتا ہے تو ہم ایران کا ساتھ دیں گے۔ ان حالات میں پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی خواتین و حضرات؟ جس نہج پہ حالات جا رہے ہیں میرے خیال میں ہماری فوج کو اس بات کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لے کر آلریڈی اس کی پلاننگ کر لینی چاہیے کہ وہ اس معاملے کو کیسے ہینڈل کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی خواتین و حضرات، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔